बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रज़ी हसन एक और वीडियो के साथ। आज की वीडियो पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और इसका जो मेन पर्पस है वो है रिकवरीज के मुतालिक आपको एजुकेट करना। आपने अक्सर देखा होगा कि इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आते हैं। सेक्शन 138 का नोटिस आ गया, 140 का नोटिस इशू करके और डायरेक्टली बैंक से पैसे रिकवर कर लिए। और उसमें उनकी पावर्स ये भी हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ को भी कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ों का मैं कॉन्सेप्ट चाहता हूँ आपको क्लियर हो। और सबसे पहले तो बात मैं इसमें ये बता दूं कि एक सेक्शन है 227 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, जिसमें ऑफिसर्स की ये अंडरस्टैंडिंग है कि उनको एक ब्लैंकेट इम्यूनिटी है और उनके खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता, विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग। और उसकी वजह आगे चल के मैं आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों पे मैं वजाहत करना चाहता हूँ। पहली बात ये कि जो हमारा टैक्सेशन है इसका पर्पस क्या है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो है मेनली देखा जाए तो तीन पर्पसेस हैं। एक तो ये कि टैक्स लगाना ताकि गवर्नमेंट को रन करने के लिए रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। दूसरे ये कि सोसाइटी में एक बैलेंस लाना, जिन लोगों के पास पैसे हैं उनसे टैक्स लेकर उन लोगों के ऊपर खर्च करना जिन जो अनप्रिविलेज्ड हैं, और गवर्नमेंट की जो फिस्कल पॉलिसी है उसको इन्फोर्स करना। तो किसी भी स्टैच्यू के अंदर देखा जाए तो तीन तरह के प्रोविजंस हैं। एक तो उसका लेवी ऑफ टैक्स का चार्जिंग प्रोविजन, लेवी ऑफ टैक्स लगाने का प्रोविजन है। दूसरा उसके कि किन चीज़ों में, किन प्रॉपर्टीज़ पे किस इनकम पे टैक्स लगेगा, इससे रिलेट करता है। दूसरा प्रोविज़न जो है वो है उसकी असेसिबिलिटी से, कि वो जो टैक्स दिया गया है क्या वो सही दिया है या अनकंसील्ड है, उसके अंदर कोई इवेजन तो नहीं है। और तीसरा जो है वो कलेक्शन से रिलेटेड है, उसके मॉड्स भी इसमें आ जाएंगे कि मॉड ऑफ कलेक्शन और दूसरी चीज़ें जो उसकी मोडेलिटीज़ हैं वो इसमें कवर हो जाती हैं। फिर हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन है। 1956 में हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर 1962 में और फिर 1973 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो इन्फोर्स्ड है हमारा। इसमें जो सेकंड पार्ट है, इसमें 280 आर्टिकल्स हैं और 12 पार्ट्स हैं। तो उसका जो सेकंड पार्ट है वो हमारा फंडामेंटल राइट्स और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी से रिलेटेड है। तो जो आर्टिकल्स हैं हमारे 7 से लेकर 40 तक वो डील करते हैं पार्ट 2 को। और पर्टिकुलरली कहूँ तो आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। जैसे आर्टिकल 10A है हमारा फेयर ट्रायल से रिलेटेड है। आर्टिकल 11 है जो प्रोहिबिट करता है स्लेवरी को, फोर्स लेबर को। आर्टिकल 19 है जो 19A जो है वो डील करता है इंफॉर्मेशन की, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 25 है जो इक्वालिटी ऑफ सिटीजन से रिलेटेड है। तो ये वो आर्टिकल्स हैं। इसे 37E है जो फैक्ट्री एक्ट के अंदर हमारे यानी लेबर लॉज के अंदर बहुत वो इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, लेकिन बहरहाल वो है। इसी तरह आर्टिकल 18 है जिसके अंदर ट्रेड और बिजनेस की जो फ्रीडम है कि कोई भी आप ट्रेड अपना सकते हैं, उनसे रिलेटेड है। तो जो आज का हमारा वीडियो है वो रिलेटेड है आर्टिकल सेक्शन 140 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 से रिलेटेड है। और इसमें एक लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है जो बहुत बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत जजमेंट है। मैं चाहता हूँ आपके साथ वो शेयर करूँ। और अगर मैं पर्टिकुलरली इसको रेफ़र करूँ तो कोशिश करता हूँ कि इसको स्पेसिफिक रखूँ, आसान रखूँ। ये पिटीशन है जनाब 71690 ऑफ 2023 लाहौर हाई कोर्ट की, और शाहिद जमील खान साहब जो हैं इनकी जजमेंट है, बहुत बेहतरीन जजमेंट है। आर्टिकल सेक्शन 140 से रिलेटेड है। इसका बैकग्राउंड ये था कि लाहौर आरटीओ ने नोटिस इशू किया और अमाउंट रिकवर कर लिया। तो उसके ऊपर जो एग्रीव पार्टी थी वो कोर्ट में गए और उन्होंने अपना जो राइट है, अपनी जो लीगल रेमेडी है वो सीख की। और जो इस पर डिसीजन आया वो बहुत, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत बेहतरीन डिसीजन है ये। और इस डिसीजन के अंदर पिछले भी कुछ डिसीजंस को रेफ़र किया है। वो थे सुल्तान मोहम्मद खान वर्सेस डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू एंड 3 अदर्स। और इसी तरह इसके अंदर भी आर्टिकल 10A के ऊपर बात हुई थी, और जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसी तरह और कुछ डिसीजंस जो इसी डिसीजन के अंदर रेफ़र हुए वो हैं जी मैसर्स हवाई टेक्नोलॉजीज़ पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। इसी तरह फौजिया रज़ाक वर्सेस फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसी तरह मैसर्स पाकिस्तान LNG लिमिटेड थ्रू ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेड वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू सेक्रेटरी रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस।
ये वो मेजर डिसीजंस हैं जिनके ऊपर फंडामेंटल राइट्स की बात हुई, आर्टिकल 10A की, 19A की, और पर्टिकुलरली इस जजमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर इस बात को क्लियर किया गया है कि जो फैक्ट्स हैं इसके कि मैं वो रीड कर देता हूं. The facts and circumstances discussed in this case confirms that fundamental rights of the petitioner under Article 10A of the Constitution have been violated by not allowing the due process. Through Article 19A, the Constitution gives an independent fundamental right regarding this mention of necessary information. However, the way FBR is proceeding in recovering matters has made it necessary to hold that every notice shall contain the necessary information of the proceedings and material based and which the coercive measures of recovery of demand is to be taken. In this case, notice under Section 140 of the Ordinance 2001 does not disclose any detail of creating or shifting the demand. ये मैं extract सिर्फ इसके पढ़ रहा हूँ. Enforcing against the petitioner. It has already been held that proceedings under Section 138 are sine qua non for invoking the provisions of Section 140. ये एक लैटिन वर्ड है sine qua non. इसका मतलब ये होता है कि मैंडेटरी है, किसी चीज़ का होना ज़रूरी है, उसके बाद ही वो आगे चीज़ हो सकती है. तो 138 actually is sine qua non for exercising Section 140. तो इसके बाद जो उन्होंने बात लिखी कोर्ट ने, वो बड़ी अहम है कि रिलायंस इज प्लेस्ड ऑन द जजमेंट रिपोर्टेड ऑन मुबशर यमीन वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू RTO रावलपिंडी एंड अदर्स. It is hereby retreated and held that any notice, and in particular notice for recovery which does not contain necessary details like assessment, its finality under the law, consequent demand, and in case of coercive measures, the detail of earlier notice to which the taxpayer did not respond, the notice under Section 140 addressed to the third party must also contain the same details to justify that ultimate coercive measure is inevitable. Forceful withdrawal of any amount from personal and business account in absence of due process is infringement of fundamental rights under Article 23 of the Constitution, based having negative impact on taxpayers' business and business activities in general. The provision of Section 140 shall be invoked when Commissioner believes that the taxpayer may run away with the demand, which will become irrecoverable over forever. सिर्फ इस सूरत में ऐसा किया जा सकता है, अदरवाइज द प्रोसेस हैज़ टू बी एक्सरसाइज. जो वाज़ेह तौर पे बात लिखी गई. मज़ीद जो उसको आगे कहा कि इस तरह की रिकवरीज जो की जा रही हैं, सच एक्शंस अगेंस्ट एन एक्टिव टैक्सपेयर फॉर द सेक ऑफ रिकवरी ओनली अमाउंट्स टू रॉबरी if due process is not followed till the time it is incorporated in the rule. The commissioner shall not invoke the provision of section 140 without seeking prior approval from FBR. तो ये टैक्स पेयर के लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन है. मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये जो लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, रिट पिटिशन नंबर 71690 है 2023 की, और जज साहब जो हैं ये हैं शाहिद जमील खान. और इसमें इन्होंने वाजे कर दिया है कि अगर एक्टिव टैक्स पेयर है और उसके बैंक से जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकवरी पैसे निकाले जाते हैं, तो ये ऐसा है जैसे कि कोई रॉबरी की गई है. ये सिर्फ उस सूरत में होना चाहिए जहाँ पर ये अप्रीहेंड कर रहा हो डिपार्टमेंट कि ये टैक्स पेयर कहीं चला जाएगा, गायब हो जाएगा, भाग जाएगा. तो उस सूरत में एक डिफरेंट बात होती है. और जब भी 140 होगा तो उसके साथ पूरा प्रोसेस रन होगा, उसमें पूरी डिटेल होंगी. तो सेक्शन 138 और 140 एक हरासमेंट की तरह हैं और वो नोटिस इशू होते हैं. कई दफ़ा तो सेक्शन 140 का नोटिस टैक्स पेयर को मालूम ही नहीं होता, बैंक को इशू किया जाता है और वहाँ से पैसे ड्रॉ कर लिए जाते हैं. तो मैं इस वीडियो के थ्रू आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि आपकी नॉलेज में भी रहे कि कोर्ट का डिसीजन इस पर क्या है और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन क्या है. और ख़ुद सेक्शन 227 जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है जो ऑफिसर्स को इम्यूनिटी देता है, उसमें भी इस डिसीजन के ऊपर बात की गई है कि उस इम्यूनिटी का मतलब ये नहीं है, वो गुड फेथ में अगर कोई काम किया गया है तो उस पर इम्यूनिटी है.
और वो पोर्शन मैंने स्किप इसलिए कर दिया कि पूरा डिसीजन पढ़ना पूरा उसमें टाइम लगता, लेकिन अदरवाइज सेक्शन 227 को भी यहाँ पर डिस्कस किया है। अगर मैं देखूँ अगर उसमें से कुछ थोड़ा सा अगर शेयर कर सकूँ तो मैं, लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। बट कट शॉर्ट ये कि जो कहा गया कि द प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 227 ऑफ द ऑर्डिनेंस इज ओनली फॉर एक्शंस in good faith, and FBR under its subsection can always recommend for disciplinary proceedings for infringing fundamental rights or non-compliance of judgment by superior court। तो ये दो लाइनें जो पर्टिनेंट थी वो मैंने आपसे शेयर कर ली। सेक्शन 227 की जो इम्यूनिटी है ऑफिसर्स को, उसके ऊपर भी कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है। बहुत अच्छा डिसीजन है ये, और मैं दोबारा से आपसे कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें जो इंशाल्लाह आपके अपने बेनिफिट में होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।